हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। आइए अपनी लीगल करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो पहला केस है उसका नाम है कविता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। यहाँ पे हाई कोर्ट ने क्या बोला है, अटरेंस मेड इन मोमेंट ऑफ एंगर और इमोशन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज इंस्टिगेशन फॉर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। यानी कि कोई व्यक्ति अगर गुस्से में या इमोशनली होकर कोई कथन बोलता है और वो कथन आपका कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है कि उस कथन से व्यक्ति प्रभावित होकर अगर इंस्टिगेट होता है कि हाँ इसने सामने वाले व्यक्ति ने मुझे इंस्टिगेट किया है कि मैं जाके आत्महत्या कर लूं, तो अगर आप ऐसा कोई प्रयत्न करते हो तो वो इंस्टिगेशन के डेफिनेशन में नहीं आता, यानी अबेटमेंट दुष्प्रेरण की डेफिनेशन में नहीं आता। इस केस में हुआ क्या था, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हुई थी। वहां पे हस्बैंड ने गुस्से में कह दिया कि ठीक है जाके तुम मर जाओ, तुमको मरना है तो तुम जाके मर जाओ। ये जो हस्बैंड ने बोला ये गुस्से में बोला, एंगर में बोला। तो बाद में जब उसने अटेम्प्ट किया सुसाइड करने का तो बाद में वो बच गई और उसने फिर उसके घर वालों ने उसके पति के खिलाफ एफआईआर करा दी कि ये इसने इंस्टिगेट किया था, दुष्प्रेरण किया था कि जाके आप मर जाओ। यानी कि अपनी वाइफ को उसने दुष्प्रेरण किया किस चीज के लिए, आत्महत्या के लिए। यहाँ पे पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने यही बोला है कि अगर आप किसी भी वर्ड को या किसी भी सेंटेंस को बोलते हो गुस्से में या इमोशनली होकर, तो उसको हम ये नहीं मान लेंगे कि आपने सामने वाले व्यक्ति को आत्महत्या के लिए अबेट किया, दुष्प्रेरण किया है। ठीक, तो यहाँ पे जो हस्बैंड ने बोला था गुस्से में, उसको हमने अबेटमेंट की कैटेगरी में फॉल नहीं कराया। नेक्स्ट केस है विजय कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड की है कन्विक्शन इन अ रेप केस वेयर डिफेंस फेल्ड टू सजेस्ट सेक्शन 313 सीआरपीसी टू द विक्टिम ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन। अब पहले जान लेते हैं सेक्शन आपका 313 सीआरपीसी क्या बोलता है। देखो जो 313 सीआरपीसी है ना, ये उस सिचुएशन के बारे में बात करता है जहां पर कोर्ट एक्यूज से किसी भी समय कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकता है। यानी कि अगर कोर्ट को लगता है कि इस ट्रायल में इस स्टेज पर मुझको एक्यूज अभियुक्त से ये प्रश्न पूछने चाहिए जो कि केस से रिलेटेड है, तो कोर्ट किसी भी समय एक्यूज से अभियुक्त से कोई भी सवाल पूछ सकती है कि आपने अपराध क्यों करा, किस समय किया, क्यों ऐसी आपकी क्या कंडीशन थी कि आपने अपराध किया। यानी कोई भी A to Z क्वेश्चन अगर कोर्ट को पूछना है तो वो अभियुक्त से 313 के अंदर कोई भी स्टेटमेंट पूछती है। अब इस केस में भी यही हुआ, कोर्ट ने 313 की स्टेटमेंट एक्यूज से ले रहे थे और एक्यूज ने कोर्ट के सामने बोला कि सर ये जो मेरे पे फॉल्स रेप चार्जेस लगे हैं कि मैंने ऐसी महिला के साथ रेप किया है, वास्तव में मैंने कोई रेप नहीं किया। हमारे बीच में जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा था वो मैंने महिला की कंसेंट सहमति के साथ ही किया है और उस महिला ने मुझे कंसेंट भी दी थी, मेरे को ये झूठा फंसाया जा रहा है। यानी 313 की स्टेटमेंट में अभियुक्त ने ये कथन मजिस्ट्रेट के सामने बोल दिया। अब हुआ क्या, जब 313 की स्टेटमेंट पूरी हो गई, जब 313 की स्टेटमेंट आपकी कंप्लीट हो गई, उसके बाद आपके जो विटनेसेस होते हैं, विटनेसेस के एग्जामिनेशन स्टार्ट होती है। पहला एग्जामिनेशन होता है एग्जामिनेशन इन चीफ, यानी कि जो पार्टी अपने विटनेसेस लेकर आ रही है वही पार्टी उन विटनेसेस को एग्जामिन करेगी, उसको बोलते हैं एग्जामिनेशन चीफ। ठीक, फिर जब इनका एग्जामिनेशन हो जाता है तो अपोजिट पार्टी जो होती है, अभियुक्त की साइड से जो वकील केस लड़ते हैं, वो उन विटनेसेस का क्या करते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं कि क्या इन विटनेसेस ने, जिन्होंने एग्जामिनेशन इन चीफ में जो कथन बोले, जो एविडेंसेस दिए हैं, क्या वो सच्चे एविडेंसेस हैं, क्या ये विटनेस सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है या अपने केस को मैनिपुलेट कर रहा है। ये सारी चीजें पता चलती हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में, जब दूसरी पार्टी, सामने वाली पार्टी आपका क्रॉस करती है। अब यही बात हुई थी, यहां पर क्या हुआ था कि जब 313 की स्टेटमेंट हुई और अभियुक्त ने बोला कि मैंने महिला से कंसेंट ली थी, हमारे बीच में जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ वो एक सहमति के साथ हुआ है। ठीक, अब ये बात क्रॉस एग्जामिनेशन में आनी चाहिए थी, यानी कि अभियुक्त की साइड से जो वकील लड़ रहे थे उनको ये बात क्रॉस एग्जामिनेशन में उस विक्टिम, उस महिला से पूछनी चाहिए थी कि क्या आपने कंसेंट दी थी। ये बात उठनी चाहिए थी क्रॉस एग्जामिनेशन में, बट उन वकील साहब ने, यानी एक्यूज की साइड से ये कोई भी क्वेश्चन नहीं हुआ। बाद में क्या हुआ, कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया, यानी कि जो आपका एक्यूज था, अभियुक्त था, उसको सजा दे दी कि आपने रेप किया है। बाद में वकील साहब ने, अभियुक्त की साइड से जो वकील थे, उन्होंने बोला कि सर हमें ये क्वेश्चन क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछना था बट हम पूछना भूल गए।
या किसी भी कारणवश हम नहीं पूछ पाए, हमें उस महिला का दोबारा से क्रॉस कराना है। उन्होंने ये बोला कि हमें उस महिला का दोबारा से क्रॉस कराना है। बट यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि देखिए क्रॉस कराने में कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर कोर्ट को लगता है कि क्रॉस कराने से जो जस्टिस मिलेगा वो बिल्कुल सच्चा मिलेगा, तो कोर्ट अलाउ कर देगी कि हाँ हम आपको क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए परमिशन दे रहे हैं। बट इस वजह से कि आपको जो क्वेश्चन पूछना था क्रॉस एग्जामिनेशन में वो आप नहीं पूछे, और इस वजह से हम उस विक्टिम को दोबारा से कोर्ट में बुलाए, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो, ये हम परमिट नहीं करेंगे। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो सजा दी गई थी निचली अदालत ने रेप के लिए अक्यूज्ड को, अभियुक्त को जो सजा दी थी, उस सजा को बरकरार रखा और ये बोला कि क्रॉस एग्जामिनेशन जो आपके 313 की जो स्टेटमेंट थी उसमें जो आपको क्रॉस करना था वो हम आपको दोबारा परमिशन नहीं देंगे। नेक्स्ट आपका केस है जेरिन जॉय वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये केस भी कुछ मिलता जुलता सही है, बट ये केस है आपका पॉक्सो से रिलेटेड, जिसमें सेक्शन 33 क्लॉज 5 में क्या है कि हम जो पॉक्सो होते हैं यानी कि जो बच्चे जो 18 साल से कम उम्र के हैं उनके अगेंस्ट अगर कोई अपराध होता है, उनके साथ कोई सेक्सुअल एक्ट होता है, तो जिन्होंने किया है वो पॉक्सो एक्ट में पनिशेबल होंगे। अब इस केस में क्या हुआ है, केरला हाई कोर्ट ने बोला है कि सेक्शन 33 क्लॉज 5 ऑफ पॉक्सो एक्ट, द चाइल्ड विटनेस कैन नॉट बी रिकॉल्ड टू एड्रेस गैप्स और ओमिशन इन द एविडेंस प्रेजेंटेड बाय द अक्यूज्ड। यानी कि पॉक्सो एक्ट में जब आपकी ट्रायल्स चलते हैं, जो स्टेजेस होता है, उसमें ना कोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा ये ध्यान रखती है कि हम जो बच्चे हैं जो इनकी उम्र 18 साल नहीं हुई, 18 साल से कम है, उनको हम बेवजह कोर्ट में बार बार ना बुलाएं, यानी कि उनको बार बार हैरेस ना किया जाए, ये सुनिश्चित करना कोर्ट का काम है। ठीक, यहाँ पे भी कुछ ऐसी हुआ है कि जब उस बच्चे के साथ जो अपराध हुआ है उसको जब एग्जामिनेशन के लिए कोर्ट में बुलाया गया, उससे सवाल जवाब हुए। अब ये सुनिश्चित करना भी कोर्ट का ही काम है कि जो सवाल बच्चे से किए जा रहे हैं क्या वो एप्रोप्रिएट है, क्या वो बच्चा उस सवाल देने लायक है। कुछ ऐसे सवाल तो नहीं पूछे जा रहे हैं जो वो बच्चा नहीं दे पाएगा कि आपके साथ अपराध हुआ क्या है, किसने किया है, क्या क्या हुआ है आपके साथ अपराध में। ऐसे सवाल को सुनिश्चित करना ये कोर्ट का ही काम है कि ऐसे सवाल ना पूछे जाएं। ठीक, क्योंकि हमारा जो पॉक्सो एक्ट में ये कोर्ट का एक ड्यूटी है कि जो बच्चा है वो सेफ फील करे, चाहे वो घर के बाहर हो या कोर्ट में हो। अब सवाल कैसा हो ना हो ये काम कोर्ट का ही है। तो जब बच्चे को कोर्ट में बुलाया गया, उसके एविडेंसेस लिए गए और ये प्रोसीडिंग पूरी हो गई, यहाँ पे भी जो एक्यूज था उसने यही बोला कि जब सर जो एविडेंसेस हमने लिए हैं या उस बच्चे ने दिए हैं उसमें कुछ गैप रह गए, कुछ कमी रह गई है, और उस बच्चे को अब दोबारा बुलाना चाहिए जिससे कि हम अपने आप को निर्दोष साबित कर सकें। कोर्ट ने यही बोला है कि बच्चे को आप बार बार कोर्ट में नहीं बुलाएंगे जस्ट बिकॉज कि आपने जो एविडेंसेस लिए हैं उसमें कुछ कमी रह गई है। तो कोर्ट ने यहाँ पर, केरला हाई कोर्ट ने यहाँ पर वो जो बच्चा था जिसके खिलाफ आपने अपराध किया उसको कोर्ट में नहीं बुलाया गया। ठीक, नेक्स्ट केस है तामिश सलूजा वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। यहाँ पे कोर्ट ने एफआईआर को क्वैश करने से ही यानी कैंसिल करने से ही मना कर दिया। किस बेसिस पे कि जिस पुलिस थाने में आपने एफआईआर बनवाई है, अपना एफआईआर लिखवाई है, उस पुलिस स्टेशन का तो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है ही नहीं। जैसे हमें पता है कि अपराध जहां होता है उस अपराध का हर एक क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र की जो पुलिस स्टेशन है आप वहीं पे जाके अपनी एफआईआर लिखवाएंगे। ठीक, इस केस में हुआ क्या है, हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई हुई, वाइफ ने अपने फादर इन लॉ यानी अपने ससुर के खिलाफ एक एफआईआर लिखाई, और वो भी कहाँ लिखाई, जहाँ पे ससुर अपनी प्रैक्टिस करते थे। जो वाइफ के फादर इन लॉ थे, ससुर थे, वो थे वकील, और वो जहाँ पे जिस एरिया में अपनी वकालत करते थे उसी क्षेत्र के आसपास जहाँ पे पुलिस थाना लगता था, उसी पुलिस थाने में जानबूझकर उन्होंने एफआईआर लिखाई, जिससे कि ऑब्वियस है कि उनकी बेइज्जती होए, उनके डिफेमेशन होए, सब जाने कि हाँ इनके अगेंस्ट एफआईआर हुई है। ठीक, तो यहाँ पर जो उनके ससुर हैं, जो उस महिला के हस्बैंड थे, सास थी, उन्होंने क्या करा, उन्होंने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई कि सर ये वाइफ ने जो एफआईआर बनाई, एफआईआर लिखवाई है पुलिस स्टेशन में, ये एक गलत पुलिस स्टेशन में लिखाई है, उस पुलिस स्टेशन में कोई भी टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन नहीं है, क्षेत्र अधिकार नहीं है, तो इस वजह से जो ये एफआईआर लिखाई है इसको खत्म कर दिया जाए। कोर्ट ने इस बेसिस पे मना कर दिया कि नहीं, इस बेसिस पे, इस ग्राउंड पे हम एफआईआर को खत्म नहीं करेंगे, रद्द नहीं करेंगे। कोर्ट ने एक चीज और बोली कि चलो हम मान लेते हैं कि वाइफ ने जानबूझ के गलत पुलिस स्टेशन में एफआईआर कराई, बट एक जीरो एफआईआर का भी तो कंसेप्ट है। जीरो एफआईआर मतलब कि आप किसी भी पुलिस थाने में जाके एफआईआर
लॉन्च करा सकते हैं, लिखवा सकते हैं। और उस पुलिस थाने को अगर लगता है कि ये जो मैटर है ये दूसरे पुलिस थाने का है तो वो वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ पे भी कोर्ट ने यही बोला कि भले ही वाइफ ने गलत पुलिस स्टेशन में एफआईआर लॉन्च कराई, बट ये एक अपने आप में ग्राउंड नहीं बनता कि आप एफआईआर को ख़त्म करा सकते हैं इस ग्राउंड पे। तो यहाँ पे कोर्ट ने मना कर दिया कि हम एफआईआर को ख़त्म नहीं करेंगे, क्वैश नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट केस है, ये आपके प्री प्लस मेंस में आप जब मेंस आंसर राइटिंग करते हैं तो अगर डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप इस केस को, क्योंकि 2024 का ही केस है, इस केस को रेफर करते हुए अपने मेंस में आंसर राइटिंग कर सकते हैं। केस का नाम है राजेंद्र सन ऑफ रामदास कोल्हे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो डाइंग डिक्लेरेशन के प्रिंसिपल्स हैं उसको अच्छे से और इलेबोरेट किया है। देखिए, डाइंग डिक्लेरेशन जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता कि क्या होता है, डाइंग डिक्लेरेशन उस व्यक्ति की स्टेटमेंट होती है जो व्यक्ति अब मर गया है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है जिसको इंजरी हुई है, कोई क्षति पहुंची है और वो काफ़ी सीरियस क्षति पहुंची है और वो हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड है, यानी मरने के कगार पे ही है, कभी भी मर सकता है। अगर मरने से पहले वो कोई भी स्टेटमेंट पुलिस को देता है, अपने रिश्तेदार को देता है, अपने डॉक्टर को देता है कि मुझे किस व्यक्ति ने मारा, उसने मेरे साथ क्या किया, किस परिस्थिति में मारा, ठीक, वो सारी जो भी स्टेटमेंट देगा, स्टेटमेंट देने के बाद अगर वो मर गया तो वो जो स्टेटमेंट उसने दी है, जिन व्यक्तियों ने रिकॉर्ड करी है, उस स्टेटमेंट को हम बोलेंगे डाइंग डिक्लेरेशन। ठीक, और ये डाइंग डिक्लेरेशन सफिशिएंट होती है कि एक्यूज को पनिशमेंट मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। बट इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, जिन बातों को कोर्ट को ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं बातों को दोहराया है। आइए जानते हैं क्या। यहाँ पे कोर्ट ने बोला है डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी सोल बेसिस फॉर कन्विक्शन विदाउट रिक्वायरिंग कोरोबरेटिव एविडेंस। देखिए, डाइंग डिक्लेरेशन ना, अगर डाइंग डिक्लेरेशन पढ़कर कोर्ट को लगता है, कोर्ट को भरोसा होता है कि हाँ ये जो स्टेटमेंट दी है, जो व्यक्ति मर गया है, ये अपने आप में सफिशिएंट, यानी कोर्ट का भरोसा हो जाता है कि जो व्यक्ति मरा है उसने सच बोला है और हमें दूसरे किसी भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की जरूरत नहीं है, यानी कोई भी एविडेंस की जरूरत नहीं है। ये जो स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन दी है उस व्यक्ति ने जो मर गया है ये सच्ची है। अगर कोर्ट को अपने आप उस स्टेटमेंट को पढ़ के कॉन्फिडेंस आता है, भरोसा होता है, तो डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पे ही हम सामने वाले व्यक्ति को सजा दे सकते हैं। ईच केस मस्ट बी असेस्ड इंडिविजुअली कंसिडरिंग द सर्कमस्टेंसेस ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि हर एक केस की अपनी अलग अलग परिस्थिति होती है, अलग अलग फैक्ट्स होते हैं, तो हर केस को अपने केस के अकॉर्डिंग ही एनालाइज करना चाहिए, उसको समझना चाहिए, ना कि आप दूसरे एविडेंसेस को कलेक्ट करो। अगर लगता है कि डाइंग डिक्लेरेशन जो दी है वो सच्ची है अपने आप में, तो हम सामने वाले व्यक्ति के खिलाफ अपनी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। डाइंग डिक्लेरेशन इज नॉट इनहेरेंटली वीकर एविडेंस देन अदर टाइप ऑफ एविडेंस। यहाँ पे कोर्ट ने बोला है कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है ये कोई वीक एविडेंस नहीं है कि हमें दूसरे एविडेंसेस की जरूरत पड़ेगी कि ये एविडेंस, ये जो डाइंग डिक्लेरेशन दी है ये सच्ची है, नहीं। डाइंग डिक्लेरेशन की वैल्यू वो ही है, बिल्कुल सेम है जो अदर एविडेंसेस की होती है। तो अगर आपका भरोसा हो रहा है, आपको लग रहा है कि डाइंग डिक्लेरेशन बिल्कुल सही है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी गई, तो डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पे आपको सजा मिल सकती है। नेक्स्ट बात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोली है डाइंग डिक्लेरेशन इज कंसिडर्ड इक्वल टू अदर एविडेंस एंड मस्ट बी इवेल्युएटेड इन द लाइट ऑफ सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस। यानी कि वही बात जो मैंने अभी आप दोहराई है कि डाइंग डिक्लेरेशन की सेम वैल्यू है जो अदर एविडेंसेस की है, और हमें सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस के साथ डाइंग डिक्लेरेशन को पढ़ना चाहिए। यानी कि अगर कोर्ट को 1% डाउट होता है कि जो डाइंग डिक्लेरेशन दी गई है ये सच्ची नहीं है, तो जो फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस हैं केस के साथ जो हुए हैं, उन फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस के साथ हमें डाइंग डिक्लेरेशन को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्डेड बाय मजिस्ट्रेट होल्ड्स मोर वेट देन वन बेस्ड ऑन अ ओरल टेस्टिमनी। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि डाइंग डिक्लेरेशन, जो व्यक्ति मरने वाला है और मरने से पहले जो भी स्टेटमेंट उसने बोली, अगर ये स्टेटमेंट उसने मजिस्ट्रेट के सामने बोली और मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड कर ली है, तो जो स्टेटमेंट उसने मजिस्ट्रेट के सामने बोली है ना, उसकी वैल्यू ज्यादा है बल्कि उस व्यक्ति के खिलाफ जिस व्यक्ति ने रिकॉर्ड करी है। सपोज करो दो व्यक्तियों के उसने स्टेटमेंट बोली, एक व्यक्ति हो गया मजिस्ट्रेट, एक व्यक्ति हो गया कोई और उसका रिश्तेदार। जो स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड करी है, यानी वो डाइंग डिक्लेरेशन जो मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड करी है, उसकी वैल्यू हम ज्यादा रखेंगे। इससे क्या होगा, इससे ये है कि जो मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड करी है, यानी मजिस्ट्रेट ने गलत तरीके से कोई डाइंग डिक्लेरेशन नहीं रिकॉर्ड करी। क्योंकि एक चांस ये हो सकता है कि अगर कोई रिश्तेदार
अपने ही उस व्यक्ति की डाइंग डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड करे तो एक संभावना ये हो सकती है कि डाइंग डिक्लेरेशन वो गलत भी रिकॉर्ड कर सकता है। बट अगर मजिस्ट्रेट कर रहा है तो मजिस्ट्रेट के साथ में ये कोई संभावना नहीं बनती कि मजिस्ट्रेट ने कोई गलत तरीके से डाइंग डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड किया है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड कर रहे हो, वो भी मजिस्ट्रेट कर रहा है, तो मजिस्ट्रेट की डाइंग डिक्लेरेशन को ही सबसे ऊपर रखा जाएगा, ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स थे तो 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से एक्सप्लेन करे हैं डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट केस है आपका विजय कुमार मनीष कुमार वर्सेस अश्विन भानुलाल देसाई। The Supreme Court said that tenant who remains in possession after the tenancy has expired is liable to compensate the landlord by paying main profits। देखिए जो मेन प्रॉफिट्स होता है या मेन प्रॉफिट जो से बोलते हैं, ये सीपीसी का कंसेप्ट है। उसमें ये बोला गया कि अगर कोई व्यक्ति किसी संपत्ति के कब्जे में है या कंट्रोल में है और वो प्रॉपर्टी उसकी नहीं है बल्कि किसी और की है, बट आपने इलीगल तरीके से वो प्रॉपर्टी अपने कब्जे में ले रखी है, तो माना जाएगा कि उस प्रॉपर्टी से जो भी कोई प्रॉफिट अगर इन फ्यूचर निकलता है, सपोज करो वो जो प्रॉपर्टी है वो उस प्रॉपर्टी का रेंट आता है हर महीने 1 लाख 2 लाख 3 लाख, अब वो प्रॉपर्टी का जो रेंट है वो जो रियल ओनर है उसके पास नहीं जा रहा बल्कि किसके पास जा रहा है, जिसने कब्जा कर रखा है। तो कोर्ट ये कहती है कि जितने भी समय वो प्रॉपर्टी आपके पास है, उस प्रॉपर्टी से जो भी कोई प्रॉफिट आ रहा है तो वो प्रॉफिट आप विद इंटरेस्ट उस व्यक्ति को देंगे जो प्रॉपर्टी का रियल ओनर है, रियल मालिक है। तो ये होता है मेन प्रॉफिट्स का कंसेप्ट, ठीक है। अब कोर्ट ने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि अगर सपोज करो कोई लैंडलॉर्ड और टीनेंट है और टीनेंट का टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया, यानी कि अब जो किराएदार है उसका टाइम पीरियड खत्म हो गया, 3 साल का टाइम था, 3 साल का टाइम खत्म हो गया है। खत्म होने के बाद होना क्या चाहिए था, जो किराएदार है उसको घर खाली कर देना चाहिए था या फिर जो आपका किराएदारी एग्रीमेंट है उसको दोबारा से रिन्यू करना चाहिए। अगर आपने रिन्यू नहीं किया और टाइम आपका एक्सपायर हो गया तो कायदे में किराएदार को घर खाली करना चाहिए। बट अगर किराएदार ने घर खाली नहीं किया और घर में रह रहा है तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला जितने भी टाइम वो उस घर में रहेगा तो उस घर का जो भी कॉम्पनसेशन आएगा या जो भी रेंट आएगा या जो भी प्रॉफिट बनता है इन फ्यूचर, वो सारा का सारा कौन देगा, वो टेनेंट ही देगा जो उस घर में रह रहा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में हेल्ड किया था। केस का नाम है विजय कुमार मनीष कुमार वर्सेस अश्विन भानुलाल देसाई। तो ये कुछ केसेस थे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।